नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस आरएस इंटरव्यू और मेंस के लिए जो करंट के मुद्दों की हमने एक करंट अफेयर्स के मुद्दों की जो सीरीज़ शुरू कर रखी है, इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक जो हमारी सदन में माननीय गृह मंत्री जी ने रखा था, वो था 130वां संविधान संशोधन विधेयक। हालांकि ये अभी सदन से पारित नहीं हुआ है, लेकिन जो मानसून सत्र था उसमें ये सदन में रखा गया था और यह भी मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। इस विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करना। किस लिए संशोधन करना? ताकि राजनीति में जो अपराधीकरण हैं वो कम किया जा सके, हमारी राजनीति को अधिक सुचितापूर्ण बनाया जा सके। हमारे राजनेता अगर वो किसी मंत्री के पद पर हैं और पद पर रहते हुए उन्हें किसी दांडिक आपराधिक मामलों में सजा हो जाती है तो वो उस मंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। ऐसा प्रावधान करने के लिए विधेयक लाया गया था। हालांकि इस पर सदन में चर्चा हुई और भी आगे चर्चा होगी, फिर ये पारित होगा। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा हमारे करंट अफेयर्स के मुद्दों में आरएस इंटरव्यू के लिए और मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम इस मुद्दे पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि जो ओरिजिनल एक्ट आया था उसमें क्या क्या इसके महत्वपूर्ण प्रोविज़न है, क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान दे रखे हैं, और फिर हम इसमें देखेंगे कि ये कितना सही साबित हो पाएगा हमारे राजनीति में अपराधों को कम करने के लिए। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी मंत्री को किसी आपराधिक मामले में सज़ा हो जाती है तो फिर वो उसके पद पर नहीं रहेगा, वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा। हाल ही में काफ़ी बार ये देखा गया था कि किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को न्यायालय के द्वारा सज़ा दे दी गई, उनको जेल भी हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो ऐसी भविष्य में स्थितियों से बचने के लिए ये बिल लाया गया था। तो अपन इस पर देखते हैं, इसके दोनों पक्ष हम देखेंगे कि ये कितना सही और कितना उचित है। तो अब हम बात करेंगे 130वें संविधान संशोधन विधेयक की। देखते हैं। तो देखो, मैं इस जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक है, पहले इसको आपको थोड़ा संक्षिप्त में इसका सार बताऊंगा, फिर मैं आपको जो ओरिजिनल अधिनियम जो माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में रखा था, उस ओरिजिनल अधिनियम की एक एक धारा से आपको अवगत कराऊंगा, एक एक धारा के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो पहले तो मैं आपको संक्षिप्त में आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि इस बिल में क्या है, फिर अपन ओरिजिनल एक्ट ही पढ़ेंगे। आपको पता है कि आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो ओरिजिनल अधिनियम से ही पूछती है। ओरिजिनल अधिनियम की ही कोई धारा आपको दे दी जाएगी और वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो देखो, आपको पता है इसकी धारा एक है, उसमें है संक्षिप्त नाम, शीर्षक और प्रवर्तन। संक्षिप्त नाम, शीर्षक और प्रवर्तन। देखो, इस अधिनियम का नाम क्या है? इस अधिनियम का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन 113th अमेंडमेंट एक्ट 2025। और ये अधिनियम कब से लागू होगा? तो जिस दिन ये सदन से पारित होगा उसके बाद उसको जो भारत सरकार है वो जिस दिन राजपत्र में अधिसूचित करेगी उसी दिन से ये पारित माना जाएगा। कब से पारित माना जाएगा? जिस दिन राजपत्र में ये क्या होगा? राजपत्र में अधिसूचित होगा। ठीक है। आप कहोगे कि सर अभी तो 106 संविधान संशोधन ही हुए हैं, तो फिर ये इसका नाम 130वां संविधान संशोधन विधेयक क्यों है? आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि फिर इसका नाम 130वां संविधान संशोधन विधेयक क्यों है? तो देखो, ये इसीलिए है कि संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, आपको विधेयक में और अधिनियम में फ़र्क समझना पड़ेगा। एक होता है विधेयक, है ना, जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं बिल, क्या बोलते हैं? बिल। और एक होता है अधिनियम, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं एक्ट। ठीक है, इन दोनों में आपको फ़र्क समझना होगा, विधेयक में और एक्ट में। विधेयक किसे बोलते हैं? विधेयक वो है जब कोई भी बिल सदन में रखा जाता है, जब तक उसको राजपत्र में या राष्ट्रपति महोदय के उस पर साइन नहीं होते तब तक वो कानून है, वो विधेयक कहलाता है। लेकिन जैसे ही उस पर माननीय राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए जाते हैं और वो
गजट में अपने प्रकाशित हो जाता है राजपत्र में, तब वो अधिनियम बन जाता है। तो अभी तक अपन ने इसको अधिनियम क्यों नहीं कहा? क्योंकि अभी तक ये सदन से पारित नहीं हुआ और माननीय राष्ट्रपति जी ने इसको गजट में प्रकाशित नहीं किया। ठीक है, इसलिए अभी तक ये बिल है। कई बार ऐसा है कि बिल रखा गया, वो पारित ही नहीं हुआ। ठीक है, कई बार संविधान संशोधन विधेयक रखा गया, वो पारित ही नहीं हुआ, और फिर क्या हुआ, फिर अपने पारित ही नहीं हुआ, तो फिर वो नंबर तो अपन को 130-31 दिखे, लेकिन एक्चुअल में वो 106, क्योंकि बीच में कुछ विधेयक ऐसे थे जो पारित ही नहीं हो पाए, अलग अलग कारणों से नहीं हो पाए। जैसे कई बार लोकसभा भंग हो जाती है, कई बार राष्ट्रपति जी उस पर साइन नहीं करते, कई बार एक आम सहमति नहीं बन पाती, तो ये सब कारण इसके रहते हैं। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद, इसकी धारा 2 क्या कहती है। देखो मैं आपको ये बता दूं कि इस अधिनियम में एक तो धारा 75 में संशोधन की बात कही गई है कि संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन करेंगे, एक 164 में संशोधन की बात की गई है, और एक 239 में संशोधन की बात कही गई है। इन 3 संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन की बात इस अधिनियम में, इस बिल में कही गई है। ठीक है, देखो सबसे पहले इस बिल की जो धारा 2 वो कहती है कि हम अनुच्छेद 75 में संशोधन करेंगे। ठीक है, देखो आपको पता है कि हमारा संविधान का जो भाग अपने भाग 5 है वो संघ सरकार से संबंधित है। ठीक है, भाग 1 अपन देखते हैं कि संघ और राज्य क्षेत्र है, 2 में नागरिकता है, 3 में मूल अधिकार, 4 में मूल कर्तव्य है ना, 4 में डीपीएसपी है, 4 में अपने मूल कर्तव्य, और फिर भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है। और इस भाग 5 का जो अनुच्छेद 75 है वो मंत्रियों से संबंधित उपबंध करता है। किससे संबंधित? मंत्रियों से संबंधित उपबंध करता है। ये अनुच्छेद 75 5A में संशोधन की बात कर रहा है। ये अपने अधिनियम की धारा 2 क्या कहता है, ये देखना, बड़े ध्यान से सुनना, कि यदि कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रहते हुए लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, ठीक है, अगर जुडिशियल कस्टडी में रहता है और जिस अपराध का आरोप है उसमें अधिकतम सजा 5 साल या उससे अधिक हो सकती है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उस मंत्री को 31वें दिन तक पद से हटा देंगे। ठीक है, ये पूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इसमें कंडीशन दी गई है, आप इसको ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूँ। 3 कंडीशन क्या क्या दे रखी है कि सबसे पहले तो अगर कोई भी केंद्रीय मंत्री है, कोई भी केंद्रीय मंत्री है, ठीक है, उसको लगातार 30 दिन से वो हिरासत में है। 30 दिन से क्या है? हिरासत में। हिरासत में मतलब उसको कस्टडी में रखा गया है, पुलिस ने अपने पास रख रखा है, या जुडिशियल कस्टडी हो सकती है। अगर वो लगातार 30 दिन से क्या है? लगातार 30 दिन से हिरासत में है, ठीक है। और उसको जो सज़ा है वो 5 साल से अधिक हो सकती है, ठीक है। कितने दिन की सज़ा हो सकती है? सज़ा की संभावना है कि वो 5 साल से अधिक होगी, 5 साल से अधिक। अगर 5 साल से अधिक सज़ा की संभावना है और वो लगातार 30 दिन से हिरासत में है, ठीक है, तो उस मंत्री को कौन हटाएंगे? राष्ट्रपति, ठीक है। उस मंत्री को राष्ट्रपति पद से हटा देंगे। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये इसमें प्रावधान, ये सारा संशोधन करने की बात कही है। ये सारा संशोधन कहाँ होगा? अनुच्छेद 75 में, ठीक है। इस विधेयक के द्वारा ये कहा गया कि अगर किसी भी मंत्री को, अगर वो लगातार 30 दिन से अधिक हिरासत में और 5 साल से अधिक सजा की उसकी संभावना है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करेंगे? उनको पद से हटा सकते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर। देखना इसको थोड़ा, देखो, यदि कोई भी मंत्री 30 दिन से अधिक हिरासत में रहता है और उस पर आरोप ऐसा लगा हुआ है कि उसको 5 साल से अधिक सजा की संभावना है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से उसको अपने पद से हटा देंगे 31वें दिन तक, मतलब हटा ही देंगे, हटा दिया जाएगा। ये बाध्यता है संविधान की, ठीक है। मतलब अगर ये बिल जब अधिनियम बनेगा तो ये बाध्यता हो जाएगी, अभी तो नहीं है। यदि 31वें दिन तक प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाती, यानी कि 31वें दिन तक प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति को सलाह ही नहीं भेजते कि इसको हटाना है,
प्रधानमंत्री सलाह ही नहीं देते, प्रधानमंत्री सलाह देते ही नहीं है, या तो इग्नोर कर देते हैं या सलाह देने से मना कर देते हैं, तो क्या होगा? ठीक है, तो 31वें दिन के बाद वाले दिन से वे व्यक्ति अपने आप मंत्री नहीं रहेगा, स्वतः उसका पद समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर 30 दिन तक राष्ट्रपति उनको हटाता है तो ठीक है, नहीं तो वो स्वतः ऑटोमेटिकली अब मंत्री नहीं रहेगा। इस तरीके का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो मैंने आपको पूरी कहानी समझाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा आप इसको ध्यान से समझना कि अगर कोई भी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री कौन सा भी मंत्री हो सकता है, चाहे वो रक्षा मंत्री है, चाहे वो वित्त मंत्री है, चाहे वो नागरिक उड्डयन मंत्री है, कौन सा भी मंत्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इवन प्रधानमंत्री भी है। ठीक है, अगर कोई भी मंत्री लगातार 30 दिन से हिरासत में है या उससे 5 साल से अधिक की सजा होने की संभावना है, ठीक है, तो ध्यान रखना, तो अपने राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगर 30 दिन तक प्रधानमंत्री कोई सलाह नहीं देते हैं या राष्ट्रपति उन्हें पद से नहीं हटाते हैं तो 31वें दिन वो स्वतः पद से अपने क्या मान लिया जाएगा, 31वें दिन वो स्वतः मंत्री नहीं रहेगा, वो मंत्री नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये इसमें अनुच्छेद 75 में संशोधन की बात की गई है, 75 में भी 75(5)(a) में। ठीक है, फिर देखो, अब मान लो ऐसे आरोप प्रधानमंत्री पर है, यदि स्वयं प्रधानमंत्री ऐसे आरोपों में लगातार 30 दिन से हिरासत में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। अगर प्रधानमंत्री खुद पर आरोप है, प्रधानमंत्री खुद लगातार 30 दिन से हिरासत में है या 5 साल से अधिक उनकी सजा होने की संभावना है तो 31वें दिन तक उन्हें क्या देना होगा, इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन के बाद वाले दिन से उनका प्रधानमंत्री पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। समझ लो मेरी बात को, 31वें दिन के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। यह भी स्पष्ट है कि हिरासत से रिहाई के बाद वही व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मूल प्रावधान के अनुसार फिर से प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। कितनी अच्छी बात इसमें जोड़ी गई है, मैं आपको वापस इसको बताता हूं, आप देखना। क्या बात कही गई थी इसमें? इसमें यह बात कही गई थी कि कोई भी मंत्री है, अगर वो 30 दिन से लगातार हिरासत में और उसको 5 साल से अधिक की सजा होने की संभावना है, कैसे मामलों में? तो आपराधिक मामलों में, चाहे वो कौन सा भी मंत्री है, चाहे रक्षा मंत्री है, चाहे वित्त मंत्री है, कैसा भी मंत्री है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करेंगे, उसको पद से हटा देंगे, मंत्री के पद से हटा देंगे। एमएलए एमपी तो रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, मंत्री के पद से हटा देंगे। ठीक है, और अगर प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते या राष्ट्रपति 30वें दिन तक नहीं हटाते तो 31वें दिन उसका अपना आप स्वतः उसका पद समाप्त माना जाएगा। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, मैं आपको मान लेता हूं, एक मंत्री जी का नाम है ए। क्या नाम है? ए नाम है। उन पर वो लगातार 30 दिन से हिरासत में, लगातार 30 दिन से क्या है, हिरासत में। हिरासत का मतलब समझते हो, जब कस्टडी बोल रहे अपन, लगातार 30 दिन से हिरासत में और उनको 5 साल से अधिक सजा होने की संभावना है। अपन कोई भी मंत्री के ओपन तो प्राइम मिनिस्टर को ही ले लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर वो 30 दिन से हिरासत में और 5 साल से अधिक सजा होने की संभावना है, ठीक है, किन मामलों में? तो मामले ध्यान रखना, आपराधिक मामलों में। ठीक है, अगर आपराधिक मामलों में उनको 5 साल से अधिक सजा होने की संभावना है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति उनको अपने 30 दिन तक क्या करेंगे, उनको 30 दिन का समय में, 30 दिन के भीतर क्या करेंगे, 30 दिन के भीतर उनको पद से हटा देंगे। ठीक है, पद से हटा देंगे। अगर राष्ट्रपति 30 दिन तक पद से नहीं हटाते तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, 31वें दिन उनका पद है वो स्वतः समाप्त माना जाएगा। उनका पद है वो स्वतः समाप्त माना जाएगा। ठीक है, याद रखना, 31वें दिन उनका पद स्वतः समाप्त माना जाएगा। ये अपन को याद रखना है। ठीक है, ये पूरी बात है। अब
इसमें एक बात और अच्छी क्या है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री जी को 5 साल की सज़ा हुई और जैसे ही 5 साल की सज़ा पूरी हुई और उनकी अब क्या हो गई, उनकी मान लीजिए रिहाई हो गई। क्या हो गई? रिहाई हो गई, वो रिहा हो गए, बरी हो गए। अब रिहाई के बाद क्या ये पुनः मंत्री बन सकता है कि नहीं बन सकता है? पुनः प्रधानमंत्री बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पुनः प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बस उनमें मंत्री बनने की, प्रधानमंत्री बनने की योग्यता होनी चाहिए। यानी कि आपको जो सज़ा हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जैसे ही आपकी सज़ा पूरी होगी या जैसे ही आप हिरासत से बाहर आओगे तो आप पुनः क्या बन जाओगे? मंत्री बन जाओगे। ये पूरा सिस्टम इस अनुच्छेद आपको इसमें बताया गया है, अनुच्छेद 75 ए में संशोधन करके। ठीक है, फिर देखो अब इसकी धारा 3 क्या कहती है? जैसे ये बात भारत सरकार के मंत्रियों के लिए और प्रधानमंत्री के लिए की गई है, वैसी बात ये राज्य सरकारों के मंत्री और मुख्यमंत्रियों के लिए भी कही गई है। सेम वही लाइनें लिखी है। क्या कह रखा है? धारा 3 क्या कहती है? अनुच्छेद 164 ए के तहत, 164(4) ए के तहत क्या कहती है देखना, कि यदि कोई राज्य मंत्री पद पर रहते हुए लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, राज्य मंत्री जैसे राजस्थान सरकार का कोई भी मंत्री मान लो, यूपी का कोई भी मंत्री मान लो, योगी जी मान लो, या असम का कोई भी मंत्री मान लो, पश्चिम बंगाल का कोई भी मंत्री मान लो, तमिलनाडु का कोई भी मंत्री मान लो, गुजरात का कोई भी मंत्री मान लो या मुख्यमंत्री मान लो। ठीक है, यदि कोई भी राज्य मंत्री, यहाँ पे राज्य मंत्री वो कैटेगरी वाला राज्य मंत्री नहीं है, मतलब उस राज्य का मंत्री होना चाहिए। ठीक है, लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है और आरोपित अपराध की अधिकतम सजा 5 साल या उससे अधिक हो सकती है, तो यहाँ पे ये काम कौन करेगा? राज्यपाल। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। और उस मंत्री को 31वें दिन तक पद से हटा देंगे। यदि 31वें दिन तक मुख्यमंत्री की सलाह राज्यपाल को नहीं भेजी जाती है तो 31वें दिन के बाद वो व्यक्ति मंत्री नहीं रहेगा, अपना आप उसका पद रिक्त माना जाएगा, स्वतः रिक्त माना जाएगा। यदि स्वयं मुख्यमंत्री ऐसे आरोपों में लगातार 30 दिन में हिरासत में रहते हैं तो उन्हें भी 31वें दिन क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं देते तो 31वें दिन के बाद वाले दिन से उनका मुख्यमंत्री पद अपना आप समाप्त हो जाएगा। और हिरासत से रिहाई के बाद मूल प्रावधान के अनुसार वही व्यक्ति राज्यपाल द्वारा फिर से मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि जो बात प्रधानमंत्री और भारत सरकार के मंत्री के लिए कही गई है, वही बात इस संविधान संशोधन के द्वारा अपने मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों के लिए कही गई है। देखना इसको एक बार वापस मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कोई राज्य का चीफ मिनिस्टर है या कोई मंत्री है। ठीक है, अगर वो ये उस पर 30 दिन से अधिक क्या है, 30 दिन से वो क्या है, हिरासत में है। ठीक है, या अपने उस पर 5 साल से अधिक सजा की संभावना है। ठीक है, 5 साल से अधिक सजा की संभावना है। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है, राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल 31वें दिन तक उनको क्या करेंगे? अपने राज्यपाल 31वें दिन तक उनको मुख्यमंत्री की सलाह पर पद से हटा देंगे। अगर सलाह नहीं देता है अपना मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री सलाह नहीं देता है तो स्वतः पद रिक्त माना जाएगा, स्वतः पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है, ये इसमें प्रावधान कर रखा है। फिर देखो, अब यही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कही गई थी, है ना। एक्चुअल में ये पूरा मुद्दा वहीं से खड़ा हुआ था, स्टैंड बाई हुआ था, वहीं से मुद्दा ये सामने आया था। आपको पता है कि माननीय अरविंद जी केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब शराब घोटाले के मामले में उनको हिरासत में रखा गया था और उन्होंने जेल से ही मुख्यमंत्री का कार्य किया था। ठीक है, जेल से ही मुख्यमंत्री के पद के कार्यों का निर्वहन किया था, अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। हालांकि बाद में तो दे दिया था और आतिशी जी मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन शुरुआत में उन्होंने नहीं दिया था। तो वहीं से ये कंसेप्ट आया कि क्या जेल से भी कोई मुख्यमंत्री सरकार चला सकते हैं।
और उसी को ध्यान में रखते हुए शायद ये बिल लाया गया है। अब देखो धारा इसी तरीके से इसमें ये धारा 4 कहते हैं कि अनुच्छेद 239 ए में संशोधन करेंगे। ये आपको पता है ये दिल्ली से संबंधित है, ठीक है। ये क्या कहता है, इसमें क्या कहा गया है कि वही दिल्ली के बारे में लिखा है कि यदि दिल्ली का कोई मंत्री अपने पद पर रहते हुए लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है और जिसका आरोपित अपराध 5 साल या 5 साल से अधिकतम सजा वाला है, तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे 31 दिन तक क्या करेंगे, पद से हटा देंगे। यदि 31 दिन तक मुख्यमंत्री की सलाह राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाती है तो 31 दिन के बाद वह व्यक्ति मंत्री नहीं रहेगा। अब आप कहोगे सर मान लो 31 दिन के बाद न तो अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह भेज रहे हैं और न वो व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा दे रहा है, तो क्या होगा, तो अपने सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछेगा को वारंटो किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हुए हैं, ठीक है। यदि 31 दिन तक भी वो नहीं भेजता तो वो मंत्री नहीं रहेगा, ठीक है। और यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे आरोप में लगातार रहता है, अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री है, देखो अगर मंत्री तो उसकी सलाह देगा मुख्यमंत्री, और अगर मुख्यमंत्री है तो वो अपने 31 दिन तक क्या नहीं रहेगा, अपने पद पर नहीं रहेगा ऑटोमेटिकली। याद रखना यहाँ पे राष्ट्रपति काम करेगा ये, ठीक है, हटाने का। और वो भाई हिरासत से अगर उसकी रिहाई हो गई है, मतलब सजा की नहीं, हिरासत के बाद रिहाई हो गई है, तो वो वापस वैसे ही मंत्री बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अपन को याद रखना है। अब देखो ये जो विधेयक लाया गया था इसमें इसके उद्देश्य और कारण भी बता रखे हैं कि किन उद्देश्य और कारणों के कारण ये विधेयक लाया गया है। एक कि जनप्रतिनिधियों का आचरण संदेह से परे होना चाहिए। अगर लोगों को जनता के प्रतिनिधियों के आचरण पर संदेह है ना, तो वो न तो जो लोकवित्त है, जो जनता के पैसे है वो कैसे खर्च कर पा रहा है, इस पर लोगों को कोई विश्वास हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं तो इस बात पे कोई विश्वास हो पाएगा कि जनता के पैसे खर्च हो रहे हैं, और ना इस बात पे विश्वास हो पाएगा कि जो जनता के पैसे हैं, जो खर्च करने वाला व्यक्ति है वो अपराध से मुक्त नहीं है। अगर किसी को जेल में रख दिया गया है, हिरासत में रख दिया गया है, या 5 साल से अधिक की सजा होने वाली हो, तो जनता का भरोसा प्रशासन पर, सरकार पर बना रहे, इसलिए राजनीतिक शुचिता बनी रहे, इसलिए ये अधिनियम लाया गया था, ये बिल लाया गया था, ठीक है। और गंभीर आपराधिक मामलों में हिरासत के दौरान पद पर बने रहना संवैधानिक नैतिकता, सुशासन और जनता के भरोसे के विपरीत हो सकता है, और वर्तमान संविधान में ऐसी हटाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अनुच्छेद 75, 164, इसलिए अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में नए उपखंड जोड़कर ये व्यवस्था स्पष्ट की गई है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि 30 दिन तक लगातार अगर कोई हिरासत में है, ठीक है, और मतलब ऐसे अपराध जिनकी अधिकतम सजा 5 वर्ष से अधिक हो सकती है, तो 31वें दिन तक उसको पद से अपना पद मुक्ति का स्पष्ट तंत्र लागू होगा, और यही के बाद वो व्यक्ति पुनर्नियुक्त हो सकता है। तो यही कारण बताए गए। क्या कारण बताए गए? कि भाई संवैधानिक नैतिकता बनी रहे, सुशासन बना रहे और जनता का भरोसा बना रहे, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। हालांकि जब ये बिल आया था तो इसका विरोध भी हुआ था। विरोध इस कारण से हुआ था कि ये जो बिल है वो ऐसा हो सकता है कि मतलब जहाँ पे विपक्ष की सरकारें हों वहाँ पे इसका दुरुपयोग हो, लेकिन इस बिल के प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि ये एक सभी, इसमें ऐसा कोई भेदभाव किया नहीं गया है कि किसी एक विशेष राज्य के मुख्यमंत्री या उसमें कहा गया। इवन इसमें तो प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया है, और हिरासत में रखने के ऑर्डर्स तो न्यायपालिका देती है, और कोई 5 साल से अधिक की सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती ये भी तय करने का काम न्यायपालिका का है। तो हालांकि इसके दुरुपयोग के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन अभी जब ये बिल पारित होगा और सदन में विस्तृत चर्चा इसके बारे में होगी, तब अपन इसके बारे में और देखेंगे कि अंततः ये कानून बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने आपको संक्षिप्त में ये कानून बताया। अब देखो, ये जो ओरिजिनल जो संविधान जो अपनी सदन में जो माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जो बिल रखा था,
उसकी मैं आपको ओरिजिनल जो विधेयक लाए रखा गया था उसकी मैं आपके सामने ये पीपीटी लेके आया हूँ। ठीक है, ये 2025 का इस बार विधेयक संख्या 111 है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन 105th अमेंडमेंट बिल 2025, और ये इसका हिंदी पार्ट है। ठीक है, देखना इसे। देखो ये क्या कहता है, इसका शुरुआत ऐसा है कि भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में सदन द्वारा निम्नलिखित या अधिनियमित रखा जाता है, और जो इसकी धारा 1 है उसमें ये लिख रखा है कि इसका नाम होगा 130वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, और धारा 2 ये कहती है कि ये उस तारीख को लागू होगा, प्रवर्त होना मतलब लागू होना, ये उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। ठीक है, फिर देखो जो धारा 2 है वो किस में संशोधन की बात कर रही है? अनुच्छेद 75 में। ठीक है, और 75 में एक 75(5) के बाद एक नया खंड जोड़ा जाएगा 75(5)A। कौन सा जोड़ा जाएगा? 75(5)A। ये नया खंड जोड़ने की इसमें बात कही गई। क्या कहा गया इसमें? कि कोई मंत्री जो इस प्रकार पद धारण करने के दौरान लगातार 30 दिनों की किसी अवधि के लिए, कितने दिन की अवधि के लिए? लगातार 30 दिनों की किसी अवधि के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराध को कायद करने के अभिकथन पर गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है। देखो, भले आपने अपराध किया हो या आपको निरुद्ध या डिटेन रखा गया हो, हिरासत में रखा गया हो, तो ऐसे कारावास से जो 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हो सकेगा दंडनीय है। उसे ऐसी अभिरक्षा में जाने के पश्चात 31वें दिन तक, ठीक है, 31वें दिन तक प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। परंतु यदि ऐसे मंत्री को हटाए जाने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति को 31वें दिन तक नहीं दी जाती तो वे उसके पश्चात आने वाले दिन मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, ये अपन को इसमें जो ओरिजिनल बिल में बात लिख रखी है वो बता रखी है। परंतु ये और कि प्रधानमंत्री के मामले में जो इस प्रकार पद धारण करने के दौरान लगातार 30 दिनों की किसी अवधि के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध को कायद करने के अभिकथन में गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है, जो ऐसे कारावास से जो 5 वर्ष या इससे अधिक की अवधि का हो सकेगा दंडनीय है, और ऐसी गिरफ्तारी से निरुद्ध किए जाने के पश्चात 31वें दिन तक अपना पद त्याग देगा, और यदि त्यागपत्र नहीं देता तो उस दिन के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। ये जो बात मैंने आपको समझाई थी ये ओरिजिनल एक्ट में इसी तरीके से लिखी हुई है। ये ओरिजिनल अधिनियम की भाषा है और मैंने आपको आसान भाषा में सिखाई थी। अब देखो, जब ये बिल 19 अगस्त 2020 को अपने 2025 को जब अमित शाह जी ने रखा था, तब इन्होंने क्या कारण बताया था इस बिल को लाने का? ये आधिकारिक उद्देश्य और कारण इस बिल में दे रखे हैं, वो देखते हैं अपन। क्या बताया माननीय गृह मंत्री जी ने? इन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? भारत के लोगों की आशा और आकांक्षाएं। ठीक है, ये अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर केवल लोक हित में और लोगों के कल्याण हेतु कार्य करें। भाई, जनता तो यही अपेक्षा करती है नेताओं से कि वो जन कल्याण हेतु कार्य करें। ये अपेक्षा की जाती है कि पद धारण करने वाले मंत्रियों का चरित्र और आचरण संदेह के किसी अंश से भी परे होना चाहिए, कि भाई उनके आचरण पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए जनता को। कोई मंत्री जो गंभीर दांडिक अपराधों के आरोप का सामना कर रहा है, गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाता है, तो वह संवैधानिक नैतिकता के, देखो एक शब्द बार बार इन्होंने यूज लिया अपने इस एक्ट में, वो है संवैधानिक नैतिकता। ठीक है, ये याद रखना, ये शब्द बार बार यूज किया गया है। संवैधानिक नैतिकता के मापदंडों और सुशासन के सिद्धांतों को निष्फल कर सकता है या उसमें बाधा डाल सकता है, और अंततः लोगों द्वारा उसमें किए गए संवैधानिक विश्वास को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। ठीक है, तथापि ऐसे मंत्री को हटाए जाने के लिए संविधान के अधीन कोई उपबंध नहीं है जो गंभीर दांडिक अपराधों के कारण गिरफ्तार किया जाता है और उसे अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाता है। उपयुक्त को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे मामलों में संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री या किसी मंत्री
और राज्यों की तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के हटाए जाने के लिए विधिक कार्य ढांचे का उपबंध करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239A में संशोधन करने की आवश्यकता है और विधेयक उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दो बातें इन्होंने बहुत ही क्लियर तरीके से यहाँ पे लिखी है, आप इसको वापस देखना। क्या लिखा है? एक तो संवैधानिक नैतिकता के मापदंड और एक सुशासन के सिद्धांत। और इन्होंने कहा कि हम राजनीति में अपराधीकरण को कम करेंगे, राजनीति में अपराधीकरण को कम किया जाएगा। राजनीति में अपराधीकरण को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। तो इन उद्देश्यों के लिए बिल लाया गया था। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं और इसमें आपको बताऊं कि इसका विरोध, विपक्ष ने इसका विरोध क्यों किया? विपक्ष ने इसका विरोध क्यों किया? ठीक है, या अभी भी कर रही है, अभी भी ये कोई अपने अभी ये पारित हुआ नहीं है। आपको पता है कि ये संविधान संशोधन विधेयक है, तो इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत कितनी मेजोरिटी चाहिए होगी, है ना? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत चाहिए होगा। ठीक है, 2/3 बहुमत। और क्या संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक हो सकती है? तो नहीं, संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ठीक है, और इन्हें दोनों सदनों में अलग अलग पारित करना होगा, यानी कि दोनों सदनों में अलग अलग उन्हें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होगा। और ये बहुमत तो तभी सफल हो पाएगा जब विपक्ष भी इसमें सहयोग करेगा, है ना? क्योंकि अभी सरकार के पास राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी नहीं है। ठीक है, तो विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है इसका? तो विपक्ष एक तो ये कह रहा है कि ये इसमें एक तरफा कार्रवाई हो सकती है। क्या हो सकता है? एक तरफा कार्रवाई हो सकती है। ऐसे राज्य जहाँ पे विपक्ष की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर दबाव बनाकर या इस तरीके के मुकदमे चलाकर उनका पद से इस्तीफा देने के लिए उन्हें मजबूर किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तरफा कार्रवाई हो सकती है, ये कारण बताया। ठीक है, और दूसरा कहा गया कि भाई ये बिल है वो पता नहीं जल्दबाजी में लाया गया है। ठीक है, थोड़ा इस पर चर्चा नहीं की गई पहले इसको, और बाद में इस बिल को, अभी शायद इस बिल को जेपीसी को भेज दिया गया है। ठीक है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जेपीसी, उसे भेज दिया गया है। ठीक है, तो जो अभी शीतकालीन सत्र होगा शायद उसमें ये बिल वापस सदन के आगे रखा जाएगा और शायद पारित भी हो जाए, या एक आम सहमति बनाने का इसमें पक्ष और विपक्ष, सरकार और विपक्ष मिलकर एक आम सहमति बनाने का इसमें प्रयास करें। ठीक है, एक बार मैं इसका फटाफट में आपको क्या करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। तो ये 130वां संविधान संशोधन, इसे विधेयक क्यों बोलते हैं? तो मैंने आपको बता दिया कि ये भाई अपने अभी अधिनियम नहीं बना है, सदन में रखा गया है, पारित नहीं हुआ है। ठीक है, फिर मैंने आपको विधेयक और अधिनियम में फ़र्क बताया। फिर इसकी धारा 1 जो ये बता रही थी, अपने संक्षिप्त नाम, शीर्षक और परिवर्तन, तो इसका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशन 113th अमेंडमेंट एक्ट। फिर मैंने इसकी धारा, ये 75 में जो धारा 2 में बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 75 में क्या संशोधन होगा, तो ये इसमें बताया गया है, तो ये देख लेते हैं। फिर मैंने बताया कि इसमें ये कहा गया है कि कोई भी अगर केंद्रीय मंत्री, उसको 30 दिन से अधिक हिरासत में रखा जाता है और उसको आपराधिक मामलों में, कौन से मामलों में? आपराधिक मामलों में, आपराधिक मामलों में अपने 5 साल से अधिक सजा होने की संभावना है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक उसको पद से हटा देंगे। अगर पद से नहीं हटाएंगे तो पद अपना आप रिक्त माना जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो हिरासत से मुक्त होते हैं तो वो वापस उस पद पर पुनः नियुक्ति के पात्र है। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। हाँ, रिहाई के बाद वो पुनः पीएम या मंत्री बन सकते हैं। ऐसी बात राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए लिखी है।
बस वहाँ पे जो काम राष्ट्रपति कर रहे हैं वो काम यहाँ पे राज्यपाल कर रहे हैं। और ये काम अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री और इनके लिए रख रखा है, मंत्रियों के लिए, तो यहाँ पे ये काम करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये पूरा अधिनियम था और इसके कारण क्या क्या थे वो मैंने बता दिया। कारण एक तो ये बताया, संवैधानिक नैतिकता बरकरार है, जनता की आशाएं और अपेक्षा बरकरार है, और राजनीति में अपराधीकरण को कम किया जा सके। ठीक है, हाँ, और विपक्ष ने इसका विरोध क्यों किया कि एक तरफा कार्रवाई है, जल्दबाजी में लाया गया, इसलिए सरकार ने इसको जेपीसी में भेज दिया। आपको पता है ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए इसको अनुच्छेद 368 के तहत 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा, संयुक्त बैठक इसमें नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आज अपन ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा और जाना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को जानने और समझने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, ख्याल रखना अपना।